designers. Welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni, and in today's video, we will be going to discuss 6 months NID preparation strategy. तो guys, आज के वीडियो में हम देखेंगे 6 months NID preparation strategy. So lot of you were asking this question on YouTube कि मैम हमें strategy suggest करिए कि हमारे NID को एग्जाम्स में 6 months बचे हैं तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके लिए। तो चलिए आज हम टोटली डिस्कस करेंगे आपका एप्टीट्यूड और ड्राइंग पार्ट की स्ट्रैटेजी फॉर 6 months। सो द फर्स्ट थिंग टू डू इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, सो फैमिलराइज योरसेल्फ विद एग्जाम पैटर्न। गाइस, कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करने से पहले उसकी स्ट्रैटेजी समझने से पहले जरूरी है कि हम समझेंगे उसका पैटर्न कैसा है, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड स्टार्ट विद। यू शुड बी फेमिलराइज विद द एग्जाम पैटर्न। आपको उसका एग्जाम पैटर्न, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जो भी एग्जाम की आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मार्किंग स्कीम एंड टाइम एलोकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप मार्किंग स्कीम समझिए, क्वेश्चन समझिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं, और टाइम एलोकेशन की किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है या किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम होना चाहिए, राइट। रिव्यू द सिलेबस, गो थ्रू द ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइडेड बाय NID, understand the topic and concepts you need to cover for each section of the examination। तो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहला काम जो करिए वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए किसी भी एग्जाम की, चाहे वो NID हो, UCD हो या NIFT हो, क्योंकि गाइस ऑफिशियल वेबसाइट ही ट्रस्टवर्दी होती है, राइट। हम किसी भी रैंडम साइट से अगर उठाएंगे तो कंफ्यूजन ही होगी आपको। ओके, सो ऑलवेज गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट। नेक्स्ट थिंग, वेटेज। चलिए अब देखते हैं वेटेज NID एग्जाम के लिए। तो डैट प्रीलिम्स और डैट मेंस, दो स्टेजेस होती हैं NID के एग्जाम्स में। ठीक है, डैट प्रीलिम्स के लिए जो वेटेज होता है वो होता है 40%, और डैट मेंस के लिए जो होता है वो होता है 60% वेटेज। ठीक है, तो इस तरीके से वेटेज होता है एग्जाम्स का, NID एग्जाम का। नेक्स्ट वी विल सी द प्रीलिम्स। चलिए प्रीलिम्स देखते हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं प्रीलिम में। ठीक है, टेस्ट ड्यूरेशन जो होती है 2.5 आवर्स होती है। नो नेगेटिव मार्किंग, NID की एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, पार्ट 1 में 22 क्वेश्चन होते हैं जो कि एप्टीट्यूड वाला होता है, और पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग से। ठीक है, लैंग्वेज जो होती है वो टोटल पेपर की इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको पेपर मिलेगा। अब चलिए देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं पहले, जिसमें टोटल क्वेश्चन होते 1 to 14 होते हैं जो क्वेश्चन, उनकी मार्क्स होते हैं 1। ठीक है, 1 मार्क्स एलोकेट होता है जो 1 से 14 तक के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 to 22। ठीक है, इनका मार्क एलोकेशन देखते हैं 2 मार्क्स के। जो भी क्वेश्चन 15 से 22 होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 23 के लिए 15 मार्क्स एलोकेटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर जो 24 होता है उसके लिए 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए 15 मार्क्स, एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 26 के लिए 20 मार्क्स आर एलोकेटेड। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100 मार्क्स। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का मिल जाएगा आपको। ओके, नाउ एप्टीट्यूड सिलेबस फॉर NID एग्जाम। चलिए अब एप्टीट्यूड सिलेबस देखते हैं NID एग्जाम्स के लिए। ओके, सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करूं तो उसमें रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, वर्क इन टाइम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, और नंबर्स। ठीक है, clocks and calendars, problem on ages, mixture and allegations, and age relations. So these are the topics that comes under quantitative aptitude. Okay, moving on to next. Now we'll see the verbal reasoning. तो वर्बल रीजनिंग में जो टॉपिक होते हैं वो होते हैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, कैरेक्टर पजल, एनालॉगी, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, arithmetic reasoning, data sufficiency, series completion, classification, coding, decoding, puzzle test, alphabet test, order and ranking, mathematical operations, and cause and effects. So these are the topics that comes under verbal reasoning. Okay. Now non-verbal reasoning. Non-verbal reasoning में series, analytical reasoning, figure counting, embedded images, paper folding and paper cutting, grouping of images, image analysis, analogy, mirror images and water images,
pattern completion, figure metrics. Okay. Dot situation, cubes and dices, classification, rule detection, shape construction, construction of square and triangles, and deviation of figure. These two come under shape construction. Okay. Now these are the topics that comes under non-verbal reasoning. Okay. Moving on to the next. अब देखते हैं गाइस जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड ओके उसमें आता है फेमस बिल्डिंग एंड इट्स आर्किटेक्चर architects and their works, art and culture, festival, dance or handicrafts, famous painting and painter, logo, sports, honors and awards, and current affairs. So these are the topics that come under GA, general awareness. Now communication ability and English comprehension. चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं. Reading comprehension, vocabulary based questions, one word substitution, word analogy, synonyms, antonyms, and word spellings. Okay. Grammar based question, sentence completion, close test, idiom and phrases, error spotting, and para jumbles. Okay. These are the topics that comes under communication ability and English comprehension. Now मंथ वन चलिए अब देखते हैं मंथ वन के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे. ओके सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं उसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट. ओके नॉन वर्बल में देखूं तो सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, फिगर काउंटिंग, एम्बेडेड इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस एंड इमेज एनालिसिस. अगर वही वर्बल में देखूं क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने चाहिए तो वो है ब्लड रिलेशन, ओके, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट, कैरेक्टर पजल एंड एनालॉगी. ओके नाउ कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 2 पैसेज पर डे, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 वोकैब डेली, एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में रिवीजन ऑफ बेसिक ग्रामर. ठीक है तो इस तरीके से हमें ये पार्ट कवर करना है, ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो फेमस बिल्डिंग एंड इट्स आर्किटेक्चर, तो हम पहले मंथ में ये सारे टॉपिक कवर करेंगे. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगर मंथ टू की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, एवरेजेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. वर्बल रीजनिंग में देखूं तो सिलोगिस, अरिथमेटिक रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, सीरीज कंप्लीशन. ओके नॉन वर्बल रीजनिंग में जो टॉपिक कवर करना चाहिए वो होना चाहिए एनालॉगी, डॉट सिचुएशन, पैटर्न कंप्लीशन एंड वोटर इमेजेस. ओके जनरल अवेयरनेस में आर्ट एंड कल्चर, फेस्टिवल, डांस और हैंडीक्राफ्ट, और फेमस पेंटिंग एंड पेंटर. नाउ कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में 8 पैसेज डेली करना चाहिए. ठीक है जिसे आप अगर एक कर ले रहे, 2 कर ले रहे हैं तो और भी अच्छा है आपके लिए. ठीक है अगर आप टाइम मैनेज कर ले रहे हैं और 2 पैसेज कर रहे हैं एक दिन में. वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 वोकैब्स डेली. ठीक है एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में प्रैक्टिस ऑफ बेसिक ग्रामर क्वेश्चन. ठीक है उससे हमें स्टार्ट करना चाहिए. चलिए देखते हैं अब थर्ड मंथ के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. इन्हीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए नंबर्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर. ओके वर्बल रीजनिंग के लिए कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट एंड क्लासिफिकेशन. ओके कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 1 पैसेज पर डे, एंड वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए 20 वोकैब डेली. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस ऑफ बेसिक ग्रामर क्वेश्चन, इन चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए. एंड देन जनरल अवेयर नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए देखो फिगर मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन, रूल डिटेक्शन, मिरर इमेजेस. दो वाटर एंड मिरर इमेजेस कम्स एज इन वन ओनली, बट स्टिल अगर आप कुछ पार्ट नहीं कर पाए हैं तो आप वो दूसरे मंथ के लिए भी रख सकते हैं मिरर इमेजेस. जनरल अवेयरनेस में लोगो, ठीक है जितने भी लोगो हैं ब्रांड्स के आपको वो लोगो पढ़ने चाहिए. राइट नाउ मंथ 4 के लिए स्ट्रैटेजी बताती हूँ. मंथ 4 के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूंगा इस तो उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम प्रॉब्लम ऑन एजेस और मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये 2 टॉपिक तो कवर करेंगे ही करेंगे. वर्बल रीजनिंग के लिए ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कॉज एंड इफेक्ट. ओके नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो शेप कंस्ट्रक्शन, क्यूब एंड डाइसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल्स, एंड डेविएशन ऑफ फिगर. ओके
जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो स्पोर्ट्स ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ये टॉपिक होना चाहिए हमारा जो हम कवर करें, ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 पैसेज पर डे, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन 20 वोकैब डेली, एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस ऑफ बेसिक ग्रामर क्वेश्चन, ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रैटेजी दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ, या ये हमें चीजें तो इस तरीके से टॉपिक जो है सेग्रीगेट करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने मंथ 4 कवर कर लिया है, ठीक है। नाउ मंथ 5, उसके लिए हमें जो टॉपिक देखने चाहिए वो होने चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो एज रिलेशन और रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन, ओके। नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो करंट अफेयर्स, ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 1 पैसेज पर डे, जिसको अगर आप 2 कर लेंगे या 2 से 3 भी कर लेंगे तब भी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 वोकैब डेली, एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए बेसिक ग्रामर क्वेश्चंस की रोज, ठीक है। अब आते हैं मंथ 6 की स्ट्रेटजी देखते हैं, ठीक है। तो मंथ 6 में गाइस टोटली पीवाईपी और मॉक टेस्ट कवर करना चाहिए हमें, ठीक है, जिसमें रिवीजन से स्टार्ट करना चाहिए। रिव्यू आप क्या कीजिए, जितने भी टॉपिक उनको रिव्यू कर लीजिए एक बार, ठीक है। जितने भी आपने रिव्यू किए पढ़े उनको एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। और उन्हीं एरियाज पे फोकस करिए, ठीक है, जिन पे आपको लगता है आपके कम मार्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉक टेस्ट मंथ 6 में सिर्फ आपको मॉक टेस्ट करना है, टेस्ट करिए, खुद से टाइमर सेट करिए और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से कम वीक टॉपिक्स है और कौन से स्ट्रॉन्ग है। अपनी वीकनेसेस पे फोकस करिए, ठीक है, और उनको फिर से प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट लीजिए, जितना मॉक टेस्ट ले सकते हैं उतना मॉक टेस्ट लीजिए और एनालाइज कीजिए, ठीक है। एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो गाइस, आपको असाइनमेंट मिलता है, होमवर्क मिलता है, तो आप टाइमर सेट करके बैठिए, राइट। टाइमर सेट और देखिए कि एक दिन आपने कितना घंटा लिया है, उसी हिसाब से दूसरे तीसरे दिन टाइम को ट्रैक करते रहिए। तो जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपकी ये वाली प्रिपरेशन तो पूरी हो जाएगी, ओके। नाउ लास्ट वीक बिफोर एग्जाम, उसमें हमें रिलैक्सेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ओके। लास्ट मिनट पे क्रैमिंग अवॉइड कीजिए, ठीक है। जो लास्ट टाइम होता है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम हमें चाहिए होता है कि हमारा जो पूरा फोकस है हम एकदम रिलैक्स हो, हमारा माइंडसेट एकदम क्लियर हो, राइट। और हम क्रैमिंग ना करें, जितना ज्यादा रेस्ट ले सकते हैं उतना ज्यादा रेस्ट लें, राइट, ताकि कोई भी कंफ्यूजन अवॉइड कर सके। क्विक रिवीजन, आप एक काम कर सकते हैं, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो रिवीजन का टाइम हो तो आप फॉर्मूलाज लिख लीजिए एक पेपर पे और उन्हीं फॉर्मूलाज को देखिए और क्विक रिवीजन करिए, ओके। इस तरीके से आप जो है वो कॉन्सेप्ट्स आपको याद भी रहेंगे और फॉर्मूलाज आप देखते हुए रहेंगे। स्टे ऑर्गेनाइज, एंश्योर यू हैव ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रेडी फॉर द एग्जाम डे। तो एग्जाम से पहले ही एडमिट कार्ड आ जाता है जिसमें साफ लिखा रहता है कि कौन कौन से मटेरियल आपको एग्जाम डे पे ले जाने हैं। तो उन मटेरियल्स को एक बार रिव्यू कर लीजिए, ओके। Remember, consistency and perseverance are key to success. Stay focused, maintain a disciplined study routine, and believe in your abilities. Good luck with your preparation. Okay? So, guys, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, उस तरीके से आप ट्रैक करते रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए, ओके। और लास्ट मिनट क्रैमिंग करना अवॉइड कीजिए। चलिए आप ड्राइंग सिलेबस देखते हैं एनआईडी एग्जाम के लिए। तो फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं, फाउंडेशन में शेप टू फॉर्म ऑब्जेक्ट ड्राइंग पे फोकस करें। शेडो फॉर्मेशन, ठीक है। पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पर्सपेक्टिव। फेस एनाटॉमी में फेशियल एक्सप्रेशन, सीन क्रिएशन, मेमोरी डिजाइन, कलर थ्योरी, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, 2D डिजाइन, पोस्टर होर्डिंग डिजाइन, स्टोरी बोर्डिंग, conventional and unconventional design, design aptitude, and design thinking. These are the syllabus for NID exam for drawing part. Now, मंथ 1 की प्लानिंग की बात करते हैं, उसमें प्लानिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग देखते हैं। तो फेमिलराइज योरसेल्फ विद एनआईडी एग्जाम पैटर्न। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो मैंने एप्टीट्यूड पार्ट में ही बोला है, पहले पूरे सिलेबस के साथ एक बार बैठ जाइए, देख लीजिए, गो थ्रू द सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, ओके। सिलेबस देखने की कोशिश कीजिए, आप अपने जो पैटर्न है उनको समझिए कि किस तरीके से कौन सा मार्क्स एलोकेट होता है, जो टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, राइट। और उसके लिए हमेशा आई वुड सजेस्ट यू टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली, ओके। Review the syllabus, go through the official syllabus provided by NID, okay.
एनालाइज पास्ट ईयर पेपर्स, आप पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज कीजिए, वो भी आपको एनआईडी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप उनको एनालाइज कीजिए और देखिए किस साल कौन से क्वेश्चन आए थे, राइट, और उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। नाउ मंथ 2 की प्लानिंग देखते हैं, इंस्पिरेशन, प्लानिंग एंड डेवलप ड्राइंग स्किल्स। तो डेडिकेट टाइम ईच डे टू प्रैक्टिस ड्राइंग, हमेशा अपना कुछ टाइम जो है आपको, ठीक है, एप्टीट्यूड के लिए रखना चाहिए और कुछ टाइम ड्राइंग के लिए रखना चाहिए, जिसमें आप फोकस कीजिए अपनी स्केचिंग पे, पर्सपेक्टिव पे, शेडिंग पे, कॉम्पोजिशन पे, ठीक है। Define what you aim to achieve with your drawing. Is it skill improvement? Dedicate time to improving specific areas or your drawing skills. ठीक है, तो आप कभी भी बाहर घूमने गए हैं या आप कोई फेयर अटेंड कर रहे हैं या आप पार्क में गार्डन में बैठे हैं, वहां पर ही रैंडम रफ स्केच बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डेली बेसिस पे स्केच बनाइए और देखिए कहाँ कमी आ रही है आपको, ठीक है। नाउ स्टार्ट मंथ 3 में जो है वो इनिशियल एग्जीक्यूशन, जो पहला स्टेज है वो स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, फोकसिंग ऑन रफ स्केचेस एंड बेसिक आउटलाइन। पार्टिसिपेट इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, क्रिएटिव वर्कशॉप एंड एक्सरसाइजेस टू स्टिमुलेट योर क्रिएटिविटी। तो जो मंथ 3 है उसमें क्या कीजिए, स्केच जो जो आप क्लासेस कर रहे हैं, राइट, अपने कोचिंग में जो भी क्लास आप देख रहे हैं, उन क्लासेस के बाद घर आकर प्रैक्टिस कीजिए शेडिंग वाले पार्ट पे, कॉम्पोजिशन वाले पार्ट पे, राइट। उसी के साथ डिजाइन थिंकिंग भी स्टार्ट कर दीजिए और डिजाइन थिंकिंग के जो कॉन्सेप्ट आपने पहले दिन पढ़ाए उसी कॉन्सेप्ट पर दूसरे दिन बैठिए और उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकालिए, ठीक है, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और फिर स्टार्ट करिए स्केचिंग करना। देखिए कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में कितना टाइम ले रहे हैं और स्केचिंग में कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक है, और दोनों को सेग्रीग्रेट कीजिए कि आप, तब आपको पता चल पाएगा कि आपका स्केचिंग वाला पार्ट वीक है या आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट वीक है। नाउ मंथ 4, ओके। सो मंथ 4 में डिजाइन थिंकिंग को डेडिकेट कीजिए पूरा। डोंट बी अफ्रेड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड एक्सप्लोर अनकन्वेंशनल आइडियाज एंड कंसेप्ट इन योर आर्ट वर्क, ओके। Understand consumer needs, generate unique and innovative ideas, think outside the box, and include basic sketches for a compiling presentation. Okay. So, for example, design thinking का कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको बैग डिजाइन करना है, ठीक है। आप देखिए क्या टारगेट यूजर दिया है उस क्वेश्चन में कि एल्डरली के लिए डिजाइन करना है। अगर एल्डरली के लिए डिजाइन करना है तो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका कंज्यूमर एल्डरली है, तो आपको उनसे एम्पथाइज करना होगा, समझिए कि उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन में से 3 से 4 हमेशा टर्मिनोलॉजी निकाल लिया करिए, जो टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है, ठीक है, और उन टर्मिनोलॉजी पे ही फोकस किया करिए, आइडिएशन किया करिए। नाउ डिजाइन थिंकिंग में प्रैक्टिस सॉल्विंग डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप, ये तो आपने प्रोडक्ट पे कर लिया, आप प्रॉब्लम रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन पे भी फोकस करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि लर्न डिजाइन प्रिंसिपल, सॉल्व डिजाइन प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस सॉल्विंग डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस टू इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप ये अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि अगर अगर आपके घर में किसी को गिफ्ट मिला है या आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, किचन में ही देख लीजिए, आपकी अगर आपकी मदर किसी प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है, उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो समझने की कोशिश कीजिए, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और फिर प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। मंथ 5 में स्ट्रेटजिक प्रिपरेशन फॉर स्पेसिफिक टॉपिक, तो उसमें आप पर्सपेक्टिव ड्राइंग, कॉम्पोजिशन डिजाइन और एक्सप्रेसिव ड्राइंग, इन सारे टॉपिक्स पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। मंथ 6 पे टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, ठीक है। तो टाइम मैनेज मंथ 6 में टोटली रिवीजन को दीजिए, जितना भी आपने पढ़ा है मंथ 5 तक सबका रिवीजन कीजिए। 6 में जितने से ज्यादा मॉक टेस्ट आप अटेंड कर सकते हैं उतने मॉक टेस्ट कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, टाइमर सेट करके पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है, और देखिए कि आप एक दिन में कितना टाइम ले पा रहे हैं। नेक्स्ट, लास्ट वीक बिफोर एग्जाम, रिलैक्सेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, क्विक रिवीजन एंड स्टे ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो हमेशा जब भी एक हफ्ता बचा हो एग्जाम से रिलेटेड होने में, तो आप गाइस अपने आप को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि रिलैक्स माइंड ही क्रिएटिविटी प्रोड्यूस कर सकता है, ओके। और आप जो भी चीजें आपने प्रैक्टिस की है, ठीक है, उनकी क्रैमिंग बंद कर दीजिए, राइट, रिलैक्स कीजिए और एडमिट कार्ड पे जो जो चीजें दी हुई है कि आपको मटेरियल लाना है उनको लेना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, राइट। या फिर आप एडमिट कार्ड पे जो जो थिंग्स लिखी हैं उनको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो गाइस ये सारी चीजें थी, ठीक है, जो
आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं, राइट? इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आई एम श्योर आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे. So I hope this video was beneficial for you. And if it was, do share it with your friends. And also let me know in the comment section on which topic you want us to make video next. Thank you and have a good day.